तो आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो सचमुच मतलब किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती है। ओइमाकॉन, साइबेरिया का वो गांव जहां धरती की सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। हाँ, और कमाल की बात यह है कि लोग वहाँ रहते भी हैं। बिल्कुल। और हमारे पास रूही चैनेट का एक जबरदस्त वीडियो है जिसने वहां जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखा और रिकॉर्ड किया है। हाँ, मैंने भी देखा है वो वीडियो, काफी प्रभावशाली है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। -71.2, अविश्वसनीय। इतनी भयंकर ठंड की कुछ मिनट बाहर रहना मतलब फ्रॉस्ट बाइट पक्का। अंग जम सकते हैं, जान भी जा सकती है। हाँ, खतरा बिल्कुल सामने है। वीडियो में एक सीन है जहां वो बाहर सांस लेते हैं और आवाज आती है जैसे सूखी पत्तियां मसल रहे हों। वो असल में सांस की नमी है जो तुरंत बर्फ बन जाती है। दिमाग घूम जाता है ये सोचकर। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ठंड कितनी ज्यादा है। अडेप्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है, वो भी अद्भुत है। आज हम इसी पे गौर करेंगे कि प्रकृति के इन एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच इंसान कैसे अपना घर बनाए हुए हैं। हाँ। कैसे एक पूरा समुदाय ऐसी जगह पर न सिर्फ जी रहा है बल्कि अपनी एक संस्कृति भी विकसित कर चुका है। ये वाकई में हमारी सोच को चैलेंज करता है कि मानव बस्तियां कहां-कहां हो सकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं वहां पहुंचने से। ओइमाकॉन तक का सफर ही अपने आप में कहानी है। हाँ, आसान नहीं है बिल्कुल। पहले मॉस्को से याकुत्स्क तक करीब 7 घंटे की फ्लाइट, और फिर याकुत्स्क से आगे असली परीक्षा शुरू होती है 900 किलोमीटर सड़क से। वो भी कोई आम सड़क नहीं। हाँ, उसे हड्डियों की सड़क कहते हैं। करीब 18 घंटे लगते हैं पूरी तरह जमी हुई बर्फीली सड़क पर। जब रूही और टीम पहुंची, रात के 2 बज रहे थे और तापमान था -60.5 डिग्री सेल्सियस। बाप रे, -60.5। उन्होंने जो पहला अनुभव बताया वो सुनकर ही ठंड लगने लगती है। कार से बाहर कदम रखते ही लगा जैसे किसी और ग्रह पर आ गए हों। नाक के बाल तुरंत झम गए, हर सांस अंदर खींचने पर एक चुभन। हवा इतनी सूखी कि बेकाबू खांसी शुरू हो गई। हाँ, वो ड्राइनेस बहुत होती है ऐसी ठंडी हवा में। और कुछ ही मिनटों में पलकों और होठों पर बर्फ की एक महीन परत जम गई थी। मतलब कमाल है। सोच के अजीब लगता है। और गांव का माहौल बिल्कुल शांत, जैसे वीरान हो। ऐसा लगा जैसे वक्त ही उस ठंड में जम गया हो। हाँ, बिल्कुल। करीब 800 लोग ही रहते वहाँ, लेकिन बाहर शायद ही कोई दिखता है। चारों तरफ बस बर्फ का सन्नाटा। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ओइमाकॉन इतना ठंडा क्यों है। इसकी भौगोलिक स्थिति मतलब ज्योग्राफी बहुत खास है। अच्छा, कैसे? ये गांव असल में 2 पहाड़ियों के बीच एक घाटी, एक वैली में बसा है। तो होता क्या है कि भारी ठंडी हवा इस घाटी में नीचे बैठ जाती है और बाहर नहीं निकल पाती, वहीं फंसी रहती है। ओह अच्छा, हवा ट्रैप हो जाती है। बिल्कुल। और ऊपर से यहाँ की जमीन स्थायी रूप से जमी हुई है जिसे पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं। ये परत कई 100 मीटर गहरी हो सकती है। कई 100 मीटर? हाँ, तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर ओइमाकॉन को पृथ्वी की सबसे ठंडी इंसानी बस्ती बनाते हैं। हवा नहीं, गहरी पर्माफ्रॉस्ट और घाटी वाली लोकेशन। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ठंड इतनी ज्यादा क्यों है। लेकिन फिर वही सवाल, जब जमीन हमेशा जमी है तो खेती तो हो नहीं सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। पीने का पानी कहाँ से आता होगा? और सबसे बड़ा सवाल, लोग इस जानलेवा ठंड में घरों के अंदर गर्म कैसे रहते हैं? ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब है इंजीनियरिंग और समुदाय का मिला-जुला प्रयास। देखिए, गांव में एक बड़ा सेंट्रल हीटिंग प्लांट है। हाँ, वीडियो में दिखाया था, कोयले से चलने वाला। हाँ, वही। ये प्लांट गर्म पानी को पाइपों के जरिए ज्यादातर घरों और इमारतों तक पहुंचाता है। इसी से घर गर्म रहते हैं। लेकिन इसका लगातार चलते रहना बहुत जरूरी है। मतलब 24x7? बिल्कुल, 2400 घंटे 7 दिन। अगर ये प्लांट कुछ घंटों के लिए भी बंद हो जाए तो सबके लिए खतरा। हाँ, पूरे गांव का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ये उनकी लाइफलाइन है सच में। और घरों की बनावट वो भी तो कमाल है। पर्माफ्रॉस्ट पर सीधे घर नहीं बना सकते। नहीं, क्योंकि घर की गर्मी से नीचे की बर्फ पिघलेगी और नींव धंस जाएगी, बहुत अस्थिर हो जाएगा। तो फिर इसलिए घर लकड़ी के ऊंचे खंभों या पाइल्स पर बनाए जाते हैं, जमीन से ऊपर उठाकर। अच्छा। और दीवारें वो मल्टी लेयर्ड होती हैं, कई परतें। बाहर लकड़ी, फिर इंसुलेशन की मोटी परतें जैसे बेसॉल्ट वूल, फोम, फिर प्लास्टर, जाली, फिर इंसुलेशन,
फिर प्लास्टर और अंदर फिर लकड़ी। 7 परतें आपने गिनी? हाँ, करीब 7 परतें बताई गई थी वीडियो में। खिड़कियां ट्रिपल ग्लेज्ड होती हैं, शीशे की 3 परतें, ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए। बिल्कुल। यहाँ तक कि छत के ऊपर अटारी में लकड़ी का बुरादा और मिट्टी भरकर इंसुलेशन को और बेहतर किया जाता है। हर चीज ठंड को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। और एक दिलचस्प चीज थी वो एंट्री हॉल या पोर्च। हाँ, वो बिना गर्म किया हुआ हिस्सा। उसे जानबूझकर गर्म नहीं रखते, वो एक तरह से नेचुरल फ्रीजर का काम करता है। लोग वहाँ दूध, मांस वगैरह जमा कर रखते हैं। सही। और वो एक बफर जोन भी बनाता है, घर के गर्म हिस्से और बाहर की कड़कड़ाती ठंड के बीच का तापमान का अंतर थोड़ा कम करने के लिए। वीडियो में दिखा भी था कि उस ठंडे पोर्च की अंदरूनी छत पर भी बर्फ जमी हुई थी। कमाल है, अंदर बर्फ। ये सब दिखाता है कि वहाँ के लोग कितने साधन संपन्न हैं, मतलब रिसोर्सफुल हैं। जरूरत के हिसाब से उन्होंने तरीके इजाद किए हैं। हाँ बिल्कुल। आप देख सकती हैं कि कैसे पर्यावरण की सीधी चुनौतियाँ, परमाफ्रॉस्ट, अत्यधिक ठंड ने वहाँ के आर्किटेक्चर और जीने के तरीके को शेप दिया है। सही कहा। और वो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम पर निर्भरता ये भी दिखाती है कि बिना आधुनिक तकनीक के शायद ये संभव ही ना होता। हाँ, ये एक नाजुक संतुलन है, बहुत नाजुक। तो ठीक है, ये मजबूत घर तो बन गए, लेकिन इनके अंदर और बाहर रोज का जीवन कैसा होता है? वीडियो में हमें यवदोकिया नाम की एक महिला की सुबह दिखाई गई। उसकी शुरुआत गायों से होती है। हाँ, गायें भी है वहाँ। सोचकर ही अजीब लगता है, लेकिन उन्हें अपनी गायों के थनों को फ्रॉस्ट बाइट से बचाने के लिए रोज सुबह कपड़े से ढकना पड़ता है, ओह, ताकि वो जम न जाएं। हाँ। फिर उन्हें पानी पिलाने के लिए नदी के उस हिस्से तक ले जाना पड़ता है जो जमता नहीं, क्योंकि वहाँ जमीन के नीचे गर्म पानी के सोते हैं, अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स। हाँ, लेकिन ये छोटा सा सफर भी आसान नहीं। और जैसे ही गाय बाहर निकलती हैं, उनके शरीर पर तुरंत बर्फ की परत जमने लगती है। वीडियो में साफ दिख रहा था। अविश्वसनीय। पानी का जुगाड़ वो तो एक और ही कहानी है। पाइपलाइन तो है नहीं, क्योंकि जम जाएगी। हाँ, तो नल का पानी नहीं है घरों में। ये लोग करते क्या हैं? वो नदी या झील पर जाते हैं, जमी हुई बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियां काटते हैं आरी से। हाँ, बर्फ के ब्लॉक। उन्हें स्लेज पर लादकर घर लाते हैं और फिर जरूरत के हिसाब से पिघलाकर पीते हैं, खाना पकाते हैं, नहाते हैं। और वो बर्फ काफी दिन चलती होगी। हाँ, बताया गया कि एक बार में काटी गई बर्फ एक परिवार के लिए करीब 2-3 हफ्ते चल जाती है। और यहाँ समुदाय का रोल दिखता है। लोग अक्सर ये बर्फ एक दूसरे से शेयर भी करते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट बहुत जरूरी है ऐसी जगह। और नहाना ये कोई रोज का काम नहीं है, ये एक साप्ताहिक अनुष्ठान है, सैटरडे या संडे को। और इसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं। 4-5 घंटे नहाने में? हाँ, पहले लकड़ियां काटो, फिर बर्फ पिघलाकर पानी गर्म करो, फिर बानियां, जो उनका पारंपरिक स्टीम बाथ हाउस होता है, उसे गर्म करो। ओह, वो रशियन बानिया जैसा? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। यहाँ तक कि शैम्पू जैसी चीजें भी जम जाती हैं। उन्हें इस्तेमाल करने से पहले स्टोव के पास रखकर पिघलाना पड़ता है। हद है। और फिर नहाने के बाद का अनुभव सोचिए। करीब 60 डिग्री सेल्सियस गर्म बानिया से निकलकर सीधे -54 डिग्री की भारी हवा में। ओह माय गॉड, 114 डिग्री का फर्क। हाँ, ये तापमान का झटका है, इसीलिए बाहर निकलते ही फौरन कपड़े पहनने पड़ते हैं, नहीं तो खतरनाक हो सकता है। टॉयलेट का जिक्र करना भी जरूरी है। वो घर के बाहर बनी लकड़ी की छोटी कैबिन होती हैं, बिना किसी हीटिंग के। आउट हाउस। हाँ, आउट हाउस। कोई सीवेज सिस्टम नहीं, मानव अपशिष्ट नीचे गड्ढे में गिरता है और वहीं तुरंत जम जाता है। बाप रे। समय के साथ ये जमे हुए वेस्ट के पिलर जैसे बन जाते हैं, कभी कभी 1-2 मीटर ऊंचे, जिन्हें बाद में तोड़कर हटाना पड़ता है। ये तो बहुत ही मुश्किल लगता है। वीडियो में एक गर्म लेकिन बदबूदार विकल्प का भी जिक्र था, जहां हीटिंग तो है पर वेंटिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो ठंड को अंदर ले आएगा। तो बदबू, ये रोजमर्रा की ऐसी चुनौतियां हैं जिनके बारे में हम शहरों में शायद सोचते भी नहीं। सही कहा, बिल्कुल नहीं सोचते। जाहिर है, यहाँ फल या सब्जियां तो उगते नहीं, तो फिर लोग खाते क्या हैं? क्या है उनका मुख्य भोजन? उनका आहार मुख्य रूप से मांस और वसा पर आधारित होता है। घोड़े का मांस, बारहसिंगा, रेनडियर, खरगोश और नदी की मछलियाँ। और दिलचस्प बात यह है कि वो अक्सर कच्चा जमा हुआ मांस या मछली ही खाते हैं। हाँ, ये एक पारंपरिक तरीका है। घोड़े का मांस और उसका जिगर या जमी हुई मछली को पतले पतले स्लाइस में काट कर खाना, इसे स्ट्रोगानीना कहते हैं। स्ट्रोगानीना? हाँ, ये नाम सुना है। हाँ, ये वहाँ बहुत आम है। शरीर के लिए जरूरी विटामिन भी उन्हें इसी मांस आधारित डाइट से मिलते हैं। चर्बी और मांस उन्हें ठंड से लड़ने की ऊर्जा देते हैं।
मतलब ये सिर्फ पसंद नहीं, जरूरत है। बिल्कुल, ये सब दिखाता है कि इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से किस हद तक ढल सकता है। पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी ने न केवल उनकी दिनचर्या को मुश्किल बनाया है, बल्कि आपसी सहयोग और समुदाय पर निर्भरता को भी बढ़ाया है। जैसे हमने बर्फ शेयर करने की बात की, और वो हाई फैट डाइट, ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं, बल्कि अत्यधिक ठंड में शरीर को गर्म रखने और जरूरी कैलोरी पाने के लिए एक जैविक जरूरत है, एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी। प्रकृति ने जीने के नियम वहाँ बिल्कुल अलग लिखे हैं। हाँ बिल्कुल। अब बात करते हैं ठंड के सीधे असर और खतरों की। हाँ, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हर पल मौजूद एक हकीकत है। हाँ, फ्रॉस्ट बाइट का खतरा हमेशा रहता है। वीडियो बनाने वाले रूही चेनेट ने खुद इसका अनुभव किया। सिर्फ 15 मिनट बाहर रहने पर उनकी नाक पूरी तरह सफेद पड़ गई थी। फ्रॉस्ट बाइट का पहला संकेत। 15 मिनट में? हाँ, और ये होता कैसे है फ्रॉस्ट बाइट? देखिए, जब त्वचा बहुत ज्यादा ठंड के संपर्क में आती है तो शरीर सबसे पहले अपने कोर टेम्परेचर यानी अंदरूनी अंगों के तापमान को बचाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो हाथ, पैर, नाक, कान जैसी बाहरी हिस्सों में खून का प्रवाह कम कर देता है। इसे वाहिका संकीर्णन या वेजो कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अच्छा। खून का प्रवाह कम होने और सीधी ठंड से त्वचा और उसके नीचे के टिश्यूज में पानी जमने लगता है। बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल बन जाते हैं। ये क्रिस्टल कोशिकाओं को डैमेज कर देते हैं। और अगर ध्यान ना दिया तो वो हिस्सा स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है, काला पड़ सकता है और गंभीर मामलों में उसे काटना भी पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि इलाज के लिए एलोवेरा और अल्कोहल का इस्तेमाल किया गया और सख्त हिदायत थी कि उस हिस्से को रगड़ना नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, रगड़ने से जमे हुए टिश्यूज और रक्त वाहिकाओं को और नुकसान पहुंच सकता है। इस अनुभव के बाद भी उन्हें अपनी नाक में लगातार सुन्नपन महसूस होता रहा। ये दिखाता है कि एक पल की लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। सही बात है, लगातार सावधानी बरतनी पड़ती है। तकनीक का क्या हाल होता है इतनी ठंड में? तकनीक भी हार मान लेती है। स्मार्टफोन तो कुछ ही मिनटों में बंद हो जाते हैं, बैटरी जम जाती है। और कारें अगर रात भर बाहर खड़ी रह गईं, तो सुबह तक पूरी तरह जम जाती हैं। टायर, इंजन, सब कुछ एकदम पत्थर। तो फिर स्टार्ट कैसे करते हैं? उन्हें दोबारा चालू करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है। कार को मोटे कंबलों से ढकते हैं, फिर उसके नीचे एक शक्तिशाली जेट हीटर लगाते हैं। इसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे? हाँ, इसीलिए ज्यादातर लोगों के पास गर्म गैराज होते हैं, नहीं तो रोज सुबह ये करना पड़े। और टायरों का क्या? सुना है वो भी पंचर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन हवा लीक होने से नहीं, ठंड के कारण हवा के अणु, एयर मॉलिक्यूल्स इतने सिकुड़ जाते हैं कि टायर का प्रेशर कम हो जाता है और वो रिम से अलग हो जाता है। अरे वाह, ये तो सोचा ही नहीं था। साधारण चीजें भी अजीब बर्ताव करती हैं। जैसे धुले कपड़े बाहर सुखाने डालो तो मिनटों में कड़क होकर जम जाते हैं, पत्थर जैसे। हाँ, वीडियो में दिखाया था। कैमरा लेंस पर पानी की एक बूंद गिरी और वो तुरंत जम गई, जिससे लेंस पे खरोच आ गई। हर चीज पर ठंड का असर है। वीडियो में एक बेहद दुखद किस्सा भी था। हाँ, वो शिकारी वाला। हाँ, एक स्थानीय शिकारी इवान के पिता एक बार घोड़े पर सवार होकर जंगल में थे और बर्फीले पानी में गिर गए। उन्हें पता था कि आसपास कोई गर्म जगह नहीं है और वो ठंड से जमकर मरेंगे, जो कि एक बहुत दर्दनाक मौत होती है। तो धीरे धीरे जमने के बजाय उन्होंने खुद को गोली मार ली। ये कहानी ओइमाकॉन की कठोर सच्चाई और वहाँ जीने के लिए जो मानसिक मजबूती चाहिए उसे बयां करती है। ये किस्सा वाकई झकझोर देता है। ये दिखाता है कि अत्यधिक ठंड सिर्फ एक शारीरिक चुनौती नहीं है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव भी डालती है। हाँ। शारीरिक प्रभावों की बात करें तो जैसा हमने कहा, वाहिका संकीर्णन और फ्रॉस्ट बाइट सबसे बड़े खतरे हैं। तकनीकी सीमाएं जीवन को और मुश्किल बनाती हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां जिंदा रहना ही अपने आप में एक रोज की जंग है। तो फिर सवाल वही है कि लोग आखिर यहाँ अपना गुजारा करते कैसे हैं? जब खेती नहीं हो सकती तो आजीविका का साधन क्या है? मुख्य जरिया है पशुपालन, खास तौर पर याकूत घोड़े, गायें और बारहसिंघा पालना। ये याकूत घोड़े, इनके बारे में कुछ खास है? हाँ, ये घोड़े अद्भुत हैं। वे इस इलाके के लिए खास तौर पर अनुकूलित हैं, इवॉल्व हुए हैं। कद में छोटे होते हैं, शरीर पर वसा की मोटी परत होती है और बेहद घने लंबे बाल होते हैं। अच्छा। ये उन्हें -70 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड झेलने में मदद करते हैं। उनके खुर भी थोड़े ऊंचे होते हैं ताकि वे बर्फ में आसानी से चल सकें और नीचे दबी हुई घास खोदकर खा सकें। -70? और वो बाहर ही रहते हैं? हाँ, वे साल भर बाहर ही रहते हैं और अपना चारा खुद ढूंढते हैं।
उन्हें मुख्य रूप से उनके पौष्टिक वसायुक्त मांस के लिए पाला जाता है। शिकार का भी जिक्र था। हाँ, शिकार भी आय और भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वीडियो में हमने इवान नाम के शिकारी को देखा। वो रो हिरण के पैरों के निशान खोज रहा था। और जाल भी लगाता है। हाँ, खरगोश और भेड़ियों के लिए जाल लगाते हैं। एक जाल में उन्हें खरगोश मिला जो ठंड से ही जमकर मर चुका था। ठंड से ही मर गया? हाँ, और एक और जाल में एक भेड़िया फंसा था, वो भी ठंड से जमकर बिल्कुल ठोस हो चुका था। बाप रे। इवान ने बताया कि वे भेड़िए की खाल बेचेंगे और उसके मांस का इस्तेमाल भालू को फंसाने के लिए चारे के रूप में करेंगे। भालू भी होते हैं वहाँ? हाँ, उनके पास लोमड़ी और भालू की खालों का संग्रह भी था। भालुओं को अक्सर इसलिए मारना पड़ता है क्योंकि वे गांव के पशुधन जैसे घोड़ों या गायों पर हमला करते हैं। अच्छा, और यहाँ की संस्कृति में प्रकृति के प्रति एक गहरा सम्मान भी दिखता है ना? हाँ, कुछ शमानिक मान्यताएं। हाँ बिल्कुल, ये दिलचस्प है। जैसे इवाल शिकार पर जाने से पहले या मछली पकड़ने के बाद प्रकृति की आत्मा को खुश करने के लिए और भविष्य में अच्छे शिकार के लिए धन्यवाद के तौर पर पकड़ी हुई मछली का एक छोटा हिस्सा चढ़ाता है। मतलब प्रकृति पर जीत हासिल करने का रवैया नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके साथ तालमेल बिठाकर सह अस्तित्व में जीने का तरीका है। वे ठंड को दुश्मन नहीं मानते, बल्कि जीवन की एक सच्चाई मानकर उसका सम्मान करते हैं। ये गहरी बात है। हाँ, यहाँ अर्थव्यवस्था और संस्कृति का पर्यावरण के साथ सीधा और गहरा रिश्ता है। याकूत घोड़ों का अनुकूलन, जैसा मैंने कहा, नेचुरल सिलेक्शन का बेहतरीन उदाहरण है। और शिकार और शामैनिक प्रथाओं का ये जो मिश्रण है, ये दिखाता है कि कैसे व्यावहारिकता और आध्यात्मिक विश्वास साथ साथ चलते हैं। ये लोग जानते हैं कि वे इस शक्तिशाली प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इसके साथ जीने का रास्ता चुना है। ये उनकी सहनशक्ति और समझदारी का प्रमाण है। समुदाय की बात करें तो बच्चों के लिए स्कूल भी चलता है। ये सोचना भी मुश्किल है। हाँ, ये कमाल की बात है। बच्चे रोज सुबह घोर अंधेरे में स्कूल जाते हैं। सर्दियों में वहाँ दिन बहुत छोटा होता है, करीब आधा किलोमीटर पैदल चलकर, और वो भी पूरी तरह ढके हुए। हाँ, सिर से पांव तक गर्म कपड़ों की कई परतों में लिपटे होते हैं। चेहरा भी ढका होता है। स्कूल तब तक खुला रहता है जब तक तापमान -55 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना चला जाए। -55 तक स्कूल खुला रहता है? हाँ, उससे ज्यादा ठंड होने पर बच्चों के लिए बाहर निकलना बहुत खतरनाक माना जाता है। तब छुट्टी होती है। ये अपने आप में दिखाता है कि इंसानी समाज कैसे भी हालात हो, एक नॉर्मल सी एक संरचना बनाए रखने की कोशिश करता है। सही बात है। स्कूल जैसी नियमित गतिविधियां न केवल शिक्षा देती हैं, बल्कि समुदाय को एक लय और जुड़ाव भी देती हैं, जो ऐसी अलग-थलग और मुश्किल जगह पर बहुत जरूरी है। ये वहाँ के लोगों के लचीलेपन, रेजिलियंस का एक और पहलू है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, ओइमाकॉन की कहानी है हाड़ कपा देने वाली ठंड की। हाँ, चरम ठंड, इंसानी जज्बे और अविश्वसनीय अनुकूलन की, चाहे वो 7 परतों वाले घर हों या सेंट्रल हीटिंग पर पूरी निर्भरता, पानी के लिए बर्फ काटने की रोज की मशक्कत, जमे हुए टॉयलेट का इस्तेमाल, फ्रॉस्ट बाइट का खतरा जो हर पल सिर पर है, अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से उन जानवरों और शिकार पर टिकी है जो इस ठंड को झेल सकते हैं। और इन सब के बीच है याकूत लोगों की संस्कृति जो प्रकृति का सम्मान करती है, उससे लड़ती नहीं, उसके साथ जीती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हम इन सभी पहलुओं को एक साथ देखते हैं तो एक गहरा सवाल मन में आता है जिस पर हमने सीधे तौर पर शायद बात नहीं की। क्या? हमने देखा कि ओइमाकॉन का पूरा जीवन उस सेंट्रल हीटिंग प्लांट पर कितना ज्यादा निर्भर है, और परमाफ्रॉस्ट पर कुछ भी बनाना या मरम्मत करना कितनी बड़ी चुनौती है। हाँ, ये तो है। फ्रॉस्ट पिघलने की खबरें आ रही हैं, या भविष्य में कोई और तकनीकी बदलाव होता है, तो ओइमाकॉन की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, मतलब दीर्घकालिक स्थिरता कैसी दिखेगी? ये तो सोचने वाली बात है। क्या ये जीवन शैली भविष्य में भी ऐसे ही कायम रह पाएगी? ये सवाल सिर्फ उनके भविष्य पर नहीं है, बल्कि ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि मानव अनुकूलन की सीमाएं क्या हैं, और ऐसे चरम वातावरण में जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ का असली मतलब क्या होता है। वाकई ये एक बड़ा सवाल है, और शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है। हम रूही चेनेट को उनके इस असाधारण वीडियो के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे, जिसने हमें ओइमाकॉन की दुनिया की इतनी गहरी झलक दी। हाँ, बिल्कुल। ये अनुभव हमें शायद अपने रोजमर्रा के जीवन की उन सहूलियतों की कदर करना सिखाता है जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और साथ ही प्रकृति की शक्ति और उसके साथ इंसानी रिश्ते पर भी सोचने को मजबूर करता है।